आप सुन रहे हैं मोहन राकेश की लिखी कहानी मिसपाल का भाग 1। वो दूर से दिखाई देती आकृति मिसपाल की हो सकती है, फिर भी विश्वास करने के लिए मैंने चश्मा ठीक किया। निस्संदेह वो मिसपाल ही थी। यह तो खैर मुझे पता था कि वह उन दिनों कुल्लू में ही कहीं रहती है, पर इस तरह अचानक से भेंट हो जाएगी यह सोचा नहीं था। और उसे सामने देखकर भी मुझे विश्वास नहीं हुआ कि वह स्थायी रूप से कुल्लू और मनाली के बीच उस छोटे से गांव में रहती होगी। जब वह दिल्ली से नौकरी छोड़कर आई थी तो लोगों ने उसके बारे में क्या क्या नहीं सोचा था। बस रायसन के डाक खाने के पास पहुंचकर रुक गई। मिसपाल डाक खाने के बाहर खड़ी पोस्टमास्टर से कुछ बात कर रही थी। हाथ में वह एक थैला लिए थी। बस रुकने पर ना जाने किस बात के लिए पोस्टमास्टर को धन्यवाद देती हुई वह बस की तरफ मुड़ी। तभी मैं उतरकर उसके सामने पहुंच गया। एक आदमी से अचानक सामने आ जाने से मिसपाल थोड़ा हिचकिचा गई, मगर मुझे पहचानते ही उसका चेहरा खुशी और उत्साह से खिल गया। रंजीत, तुम? उसने कहा। तुम यहाँ कैसे टपक पड़े? मैं इस बस से मनाली आ रहा हूँ, मैंने कहा। अच्छा, मनाली तुम कब से आए हुए थे? 8-10 दिन हुए आया था। आज वापस जा रहा हूँ। आज ही जा रहे हो? मिसपाल के चेहरे से आधा उत्साह गायब हो गया था। देखो कितनी बुरी बात है कि तुम 8-10 दिनों से यहाँ पर हो और मुझसे मिलने की तुमने कोशिश भी नहीं की। तुम्हें यह तो पता ही था कि मैं आजकल कुल्लू में हूँ। हाँ, यह तो पता था, पर यह नहीं पता था कि कुल्लू में किस हिस्से में हो। अब भी तुम अचानक ही दिखी गई। नहीं, मुझे कैसे पता चलता तुम इस जंगल को आबाद कर रही हो। सचमुच बहुत बुरी बात है, मिसपाल उलाहने की स्वर में बोली। तुम इतने दिनों से यहाँ हो और मुझसे तुम्हारी भेंट हुई आज। जाने के वक्त ड्राइवर जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिसपाल ने कुछ चिढ़कर ड्राइवर की तरफ देखा और एक साथ झिड़कने और क्षमा मांगने के स्वर में कहा, बस जी 1 मिनट, मैं भी इसी बस से कुल्लू चल रही हूँ। मुझे कुल्लू की एक सीट दे दीजिए। थैंक यू वेरी मच। और फिर मेरी तरफ मुड़कर बोली, तुम इस बस से कहाँ जा रहे हो? आज तो इस बस से जोगिंदर नगर जाऊंगा। वहाँ एक दिन रहकर कल सुबह आगे बस पकड़ूंगा। ड्राइवर अब और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगा। मिसपाल ने एक बार क्रोध और बेबसी के साथ उसकी तरफ देखा और बस के दरवाजे की तरफ मुड़ती हुई बोली, अच्छा, कुल्लू तक तो हम लोगों के साथ है ना, और बात कुल्लू पहुँच कर करेंगे। मैं तो यही कहती हूँ कि तुम 2-4 और दिन यहीं रह लो, फिर चले जाना। बस में पहले ही बहुत भीड़ थी। 2-3 आदमी तो वहाँ से और चढ़ गए, जिससे अंदर खड़े होने की भी जगह नहीं रही थी। मिसपाल दरवाजे से अंदर जाने लगी तो कंडक्टर ने हाथ बढ़ाकर उसे रोक दिया। मैंने कंडक्टर से बहुत कहा कि अंदर मेरे वाली जगह खाली है, मिस साहब वहाँ बैठ जाएंगी और मैं भीड़ में किसी तरह खड़े होकर चला जाऊंगा। मगर कंडक्टर एक बार जिद पर अड़ा तो अड़ा ही रहा कि सवारी वह नहीं ले सकता। मैं अभी उससे बात कर ही रहा था कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी। मेरा सामान बस में था, इसलिए मैं दौड़कर चलती बस पे सवार हो गया। दरवाजे से अंदर जाते हुए मैंने एक बार मुड़कर मिसपाल की तरफ देख लिया। वह इस तरह अचकचाई सी खड़ी थी जैसे कोई उसके हाथ से उसका सामान छीन कर भाग रहा हो। उसे समझ न आ रहा हो कि उसे अब क्या करना चाहिए। बस हल्के हल्के मोड़ काटती कुल्लू की तरफ बढ़ने लगी। मुझे अफसोस होने लगा कि मिसपाल को बस में कहीं जगह नहीं मिली, तो मैंने ही क्यों ना अपना सामान वहां उतरवा लिया। मेरा टिकट जोगिंदर नगर का था, पर यह ज़रूरी इतना था कि उस टिकट से जोगिंदर नगर तक ही जाऊं। मगर मिसपाल से भेंट कुछ ऐसे आकस्मिक ढंग से हुई थी और निश्चय करने के लिए समय इतना कम था कि मैं यह बात उस समय सोच भी नहीं सका था। थोड़ा सा और समय मिलता तो मैं ज़रूर कुछ देर के लिए वहाँ उतर जाता। उतने समय में तो मैं मिसपाल से कुशल समाचार भी नहीं पूछ सका था। हालांकि मन में उसके संबंध में कितना कुछ जानने के लिए उत्सुकता थी। उसके दिल्ली छोड़ने के बाद लोगों ने उसके बारे में जाने क्या क्या बातें करते रहे। किसी का ख्याल था कि उसने कुल्लू में
एक रिटायर्ड अंग्रेज मेजर से शादी कर ली है और मेजर ने अपने सेब के बगीचे उसके नाम कर दिए हैं। किसी की सूचना थी कि उसे वहाँ सरकार की तरफ से वजीफा मिल रहा है और वह करती वर्ती कुछ नहीं, बस घूमती है, हवा खाती है। और ऐसे लोग भी थे जिनका कहना था कि मिस पाल का दिमाग खराब हो गया है और सरकार उसे इलाज के लिए अमृतसर पागल खाने में भेज रही है। मिस पाल एक दिन अचानक से अपने 500 की नौकरी छोड़कर चली आई थी। उससे लोगों में उसके बारे में इस तरह की कहानियां प्रचलित थी। जिन दिनों मिस पाल ने त्यागपत्र दिया था, मैं दिल्ली में नहीं था, लंबी छुट्टी लेकर बाहर गया था। मगर मिस पाल की नौकरी छोड़ने का कारण मैं काफ़ी हद तक जानता था। वह सूचना विभाग में हम लोगों के साथ काम करती थी और राजेंद्र नगर में हमारे घर से 10-12 घर छोड़कर रहती थी। दिल्ली में भी उनका जीवन काफ़ी अकेला था, क्योंकि दफ्तर के ज़्यादातर लोगों से उनका मनमुटाव रहता था और बाहर के लोगों से वह मिलते बहुत कम थी। दफ्तर का वातावरण उसे अपने अनुकूल नहीं लगता था। वह वहाँ एक एक दिन जैसे गिनकर काटती थी। उसे हर एक से शिकायत थी कि वह घटिया किस्म का आदमी है जिसके साथ उसका उठना बैठना नहीं हो सकता। ये लोग इतने ओछे और बेईमान हैं, वह कहा करती थी। इतनी छोटी और कमीनी बातें करते हैं कि मेरा इनके बीच काम करते हर वक्त दम घुटता रहता है। जाने क्यों ये लोग इतनी छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़ते हैं और छोटे छोटे स्वार्थों के लिए एक दूसरे को कुचलने की कोशिश करते रहते हैं। मगर उस वातावरण में उसकी दुखी रहने का मुख्य कारण दूसरा था, जिसे वह मुंह से स्वीकार नहीं करती थी। लोग इस बात को जानते थे, इसीलिए जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए कुछ न कुछ कहते रहते थे। बुखारिया तो रोज ही उसके रंग रूप पर कुछ न कुछ टिप्पणी कर देता था। क्या बात है मिस पाल, आज रंग बहुत निखर रहा है। दूसरी तरफ से जोरावर सिंह बात जोड़ देता। आजकल मिस पाल पहले से स्लिम होती जा रही हैं। मिस पाल इन संकेतों से पूरी तरह परेशान उठती थी। कई बार ऐसे मौके पर कमरे से उठकर चली जाती थी। उसकी पोशाक पर भी लोग तरह तरह की टिप्पणियां करते थे। वो शायद अपने मोटापे की क्षतिपूर्ति के लिए ही बाल छोटा कटवाती थी, बगैर बाह की कमीज पहनती थी और बनाव सिंगार से चिढ़ होने पर भी रोज काफ़ी समय मेकअप पर खर्च करती थी। मगर दफ्तर में दाखिल होते ही उसे किसी न किसी के मुंह से ऐसी बात सुनने मिल जाती थी। मिस पाल, इस कमीज का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, आज तो गजब ढा रही हो तुम। मिस पाल को इस तरह की बात दिल में चुभ जाती थी। जितनी देर वह दफ्तर में रहती थी, उसका रंग गंभीर बना रहता था। जब 5 बजते तो वह इस तरह से अपने मेज से उठती जैसे कई घंटों की सजा भोगने के बाद उसे छुट्टी मिली हो। दफ्तर से उठकर वह सीधे अपने घर की ओर चली जाती। अगले दिन सुबह दफ्तर के लिए निकलने तक वह वहीं रहती। शायद दफ्तर के लोगों से तंग आ जाने की वजह से वे औरों लोगों से भी मिलजुल नहीं रखती थी। मेरा घर पास में ही होने की वजह से, या शायद इसीलिए कि दफ्तर के लोगों में से मैं ही एक ऐसा था जिसने कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। वह कभी शाम को हमारे यहाँ चली आती। मैं अपनी बुआ के पास रहता था और मिस पाल मेरी बुआ और उनकी लड़कियों से काफ़ी घुल मिल गई थी। कई बार घर के कामों में उनका हाथ भी बटा देती थी। किसी दिन हम उसके यहाँ चले जाते थे। वह घर में समय बिताने के लिए संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती थी। हम लोग पहुँचते तो उसके कमरे में सितार की आवाज़ आती, या वह रंग कूचियाँ लिए तस्वीर में उलझी होती थी। मगर जब वह इन दोनों में से कोई भी काम नहीं करती थी तो वह अपने तख्त के पीछे मुलायम गद्दे पर 2 तकियों के बीच में लेटी छत की ओर ताक रही होती। उसके गद्दे पर जो झीना रेशमी कपड़ा बिछा रहता था, उसे देखकर मुझे बहुत चिढ़ होती थी। मन करता था उसे खींच कर बाहर फेंक दूं। उसके कमरे में सितार, तबला, रंग, कैनवस, तस्वीरें, कपड़े तथा नहाने और चाय बनाने का सामान इस तरह इधर उधर बिखरे रहते थे कि बैठने की कुर्सियों का भी उद्धार करना एक समस्या हो जाता था। कभी मुझे उसके झीने रेशमी कपड़े वाले तख्त पर बैठना पड़ जाता था तो मुझे मन ही मन परेशानी हो जाती थी। मन करता था जितनी जल्दी हो वहां से उठ जाऊं। मिस पाल अपने कमरे के चारों तरफ
खोज कर जाने कहाँ से एक चायदानी और 3 टूटी प्यालियाँ निकाल लेती थी। हम लोगों को फर्स्ट क्लास बोहेमियन कॉफ़ी पिलाने की तैयारी करने लगती थी। कभी वह हम लोगों को अपनी बनाई तस्वीर दिखाती और हम तीनों, मैं और मेरी दोनों बहनें, अपना अज्ञान छिपाने के लिए उनकी प्रशंसा कर देते थे। मगर कई बार वह हमें बहुत उदास मिलती थी और ठीक ढंग से बात भी नहीं करती थी। मेरी बहनें ऐसे मौके में चिढ़ जाती थी और कहती थी वे उसके यहाँ फिर नहीं आएंगे। मगर मुझे ऐसे मौके पर मिसपाल से ज़्यादा सहानुभूति होती। आखिरी बार जब मैं मिसपाल के यहाँ गया, मैंने उसे बहुत ही उदास देखा था। मेरा उन दिनों अपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन था और मैं कई दिन अस्पताल में रह कर आया था। मिसपाल उन दिनों रोज़ अस्पताल में खबर पूछने के लिए आती थी। वो अस्पताल में मेरे साथ ही रहती थी, पर खाने पीने का सामान इकट्ठा करना उनके लिए मुश्किल था। मिसपाल सुबह सुबह आकर सब्जियां और दूध दे जाती थी। जिस दिन मैं उनके यहाँ गया, उससे एक ही दिन पहले मुझे अस्पताल से छुट्टी मिली थी और मैं काफ़ी कमज़ोर था। फिर भी उसने मेरे लिए जितना तकलीफ़ उठाई थी, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद कहना चाहता था। मिसपाल ने दफ्तर से छुट्टी ले रखी थी और कमरा बंद करके अपने गद्दे पर लेटी थी। मुझे पता लगा कि शायद वह सुबह से नहाई भी नहीं हुए। क्या बात है मिसपाल, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। तबीयत ठीक है, उसने कहा, मगर मैं नौकरी छोड़ने की सोच रही हूँ। क्यों, कोई खास बात हुई है क्या? नहीं, खास बात क्या होगी, बात बस इतनी है कि मैं ऐसे लोगों के बीच काम ही नहीं कर सकती। मैं सोच रही हूँ कि दूर किसी खूबसूरत से पहाड़ी इलाके में चली जाऊँ और वहाँ रहकर संगीत और चित्रकला का ठीक से अभ्यास करूँ। मुझे लगता है मैं खामखा यहाँ अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही हूँ। मेरी समझ में नहीं आता है कि इस तरह की ज़िंदगी जीने का आखिर क्या मतलब है। सुबह उठती हूँ, दफ्तर जाती हूँ, वहाँ 7-8 घंटे ख़राब करके आती हूँ, खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। यह सारा का सारा सिलसिला मुझे बिल्कुल बेमानी लगती है। मैं सोचती हूँ कि मेरी ज़रूरतें ही कितनी। मैं कहीं भी जाकर एक छोटा सा कमरा या शैक ले लूँ, थोड़ा सा ज़रूरत का सामान अपने पास रखकर 50-60 या 100 रुपए में गुजारा कर सकती हूँ। यहाँ मैं 500 लेती हूँ, वे 5 के 500 हर महीने खर्च हो जाते हैं। किस तरह खर्च हो जाते हैं या खुद मेरी समझ में नहीं आता। पर अगर ज़िंदगी इसी तरह चलती है तो क्यों मैं खामखा दफ्तर आने जाने का भार ढो रही हूँ। बाहर रहने में कम से कम अपनी स्वतंत्रता तो होगी। मेरे पास कुछ रुपए पहले के हैं, कुछ प्रोविडेंट फंड से मिल जाएंगे। इतने में एक छोटी सी जगह पर मेरा काफ़ी दिन गुजारा हो सकता है। मैं ऐसी जगह रहना चाहती हूँ जहाँ यहाँ किसी गंदगी ना हो और लोग इस तरह की छोटी हरकतें ना करते हों। ठीक से जीने के लिए इंसान को कम से कम इतना तो महसूस होना चाहिए कि उसके आसपास का वातावरण उजला और साफ है और वह एक मेंढक की तरह गंदले पानी में नहीं जी रहा। मगर तुम यह कैसे कह सकती हो कि जहाँ तुम जाकर रहोगी वहाँ हर चीज़ वैसी ही होगी जैसा तुम चाहती हो। मैं समझता हूँ कि इंसान जहाँ भी चला जाए, अच्छी और बुरी दोनों ही तरह की चीज़ें उसके आसपास मिलेंगी ही। तुम यहाँ के वातावरण से घबराकर कहीं और जाती हो तो यह कैसे कहा जा सकता है कि तुम वहाँ का वातावरण में भी तुम्हें ऐसा नहीं लगेगा। इसलिए मेरे ख्याल से नौकरी छोड़ने की बात तुम गलत सोचती हो। तुम यही रहो, अपना संगीत और चित्रकला का अभ्यास करती रहो। लोग जैसी बातें करते उन्हें करने दो। पर मिसबाल की वितृष्णा इससे कम नहीं हुई। तुम नहीं समझते रंजीत, वह बोली। यहाँ ऐसे लोगों के बीच रहूंगी तो मेरा दिमाग बिल्कुल खोखला हो जाएगा। तुम नहीं जानते कि मैं तुम्हारे लिए सुबह दूध और सब्जियां लेकर जाती रही हूँ। उसे लेकर भी ये लोग क्या क्या बातें करते जा रहे हैं। जो लोग अच्छे से अच्छे काम का भी कमीना मतलब निकालते हो, उनके बीच आदमी कैसे रह सकता है। मैंने यह सब बहुत सह लिया, अब और मुझे नहीं सहा जाता। मैं सोच रही हूँ जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाऊँ। बस यही एक बात
तय नहीं हो पा रही है कि जाऊं कहाँ। अकेली होने से किसी अनजान जगह जाकर रहते डर लगता है। तुम जानते ही हो कि मैं। और बात बीच में छोड़कर वो उठ खड़ी हुई। अच्छा, तुम्हारे लिए चाय वाय तो बनाऊं? तुम अभी अस्पताल से निकल कर आए हो। आह, और मैं हूं कि अपनी ही बात में लगी हूँ। तुम्हें अभी कुछ दिन घर पर आराम करना चाहिए। अभी से इस तरह चलना फिरना ठीक नहीं है। मैं चाय नहीं पीऊंगा, मैंने कहा। मैं तुम्हें कुछ समझा तो नहीं सकता, सिर्फ इतना कह सकता हूँ कि तुम लोगों की बातों को जरूरत से ज़्यादा महत्व दे रही हो। मेरा यह भी ख्याल है कि लोग वास्तव में उतने बुरे नहीं हैं जितना तुम उन्हें समझती हो। अगर तुम इस नज़र से सोचो कि इन बातों को रहने दो। इस्पाल ने मेरी बात को बीच में से काट कर कहा, मैं इन लोगों के दिल से नफरत करती हूँ। तुम इन्हें इंसान समझते हो? मुझे तो ऐसे लोगों से अपना पिंकी ज़्यादा अच्छा लगता है। यह सब उनसे कहीं ज़्यादा सभ्य है। पिंकी मिसबाल का छोटा सा कुत्ता था। वह कुछ देर उसे गोदी में लिए उसके बालों पर हाथ फेरती रही। मैंने पहले भी कई बार देखा था कि वह उस कुत्ते को बच्चे की तरह प्यार करती है और उसे खाना खिलाने के बाद उसका मुंह तौलिए से पोंछती है। मैं कुछ देर बाद वहां उठकर चला गया तो मिसबाल पिंकी को गोदी में लेकर मुझे बाहर तक छोड़ने आई। अंकल को टाटा करो, वह पिंकी की एक अगली टांग हाथ से हिलाती हुई बोली। टाटा। आप सुन रहे थे मोहन राकेश की लिखी कहानी मिसबाल का भाग 1।